प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं आज की इस सेशंस में बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो कि आप लोगों का रिक्वेस्ट था, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था और आप लोगों के द्वारा बोला गया कि हम लोगों को जो है सबसे पहले जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 2 जो है उसे जो है स्टार्ट कीजिए। तो मॉड्यूल 1 और 2 जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है। मॉड्यूल 1 और 4, सॉरी, मॉड्यूल 1 एंड 4 जो है मैंने कंप्लीट किया। मॉड्यूल 1 में हम लोग जो है कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल और मॉड्यूल 4 में सॉइल एक्सप्लोरेशन, ये 2 टॉपिक हमने पढ़ा। टोटल 5 मॉड्यूल आपको यहाँ पे जो है पढ़ने हैं, ठीक है। तो इन 5 मॉड्यूल में 2 मॉड्यूल हम लोग देखते हैं कि उससे कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बना सकते हैं और कितना नंबर उससे आपका आ सकता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, पहला का ए दिया गया है ना, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है आपका कंपलसरी होता है। तो पहला का ए दिया गया है कि द इंपेरिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड बाय स्केम्टन्स बिटवीन कंप्रेशन इंडेक्स सीसी एंड लिक्विड लिमिट WL। तो देखो, सीसी का फॉर्मूला होता है 0.009 WL माइनस 10, है ना। ये होता है कब? जब अनडिस्टर्ब्ड सैंपल लेते हैं क्ले के लिए, है ना, क्लेई सॉइल के लिए अनडिस्टर्ब्ड सैंपल लेते हैं तब। और अगर डिस्टर्ब्ड सैंपल लेकर चलते हैं, है ना, ये कब लेकर चलेंगे? अनडिस्टर्ब्ड के केस में। डिस्टर्ब्ड के केस में 0.007 इंटू WL माइनस 10 ये होता है ना। तो यहाँ पे आपका ये फिक्स नहीं बोला है कि कौन सा आपका सही है। तो दोनों ही जो है आप एग्जाम में लिख सकते हैं, या दोनों में से कोई एक जो है आप लिख कर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकुलरली एक्सप्लेन नहीं किया है और दोनों ही क्ले सॉइल के लिए ही आपका जो है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला है व्हेन द एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन U, है ना, जो एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है U वो लेस देन है 60% से। तो जो टाइम फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, टाइम फैक्टर का हो जाएगा π/4 U स्क्वायर, है ना, π/4 U स्क्वायर। ये जो है टाइम फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। अगला है वॉइड रेशियो एट विच फर्दर स्ट्रेन डज नॉट प्रोड्यूस वॉल्यूम चेंज इज कॉल्ड, है ना। वह वॉइड रेशियो जिसके बाद जो स्ट्रेन है वो किसी तरीके का वॉल्यूम चेंज को फॉलो मतलब नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिटिकल वॉइड रेशियो। क्या कहते हैं? क्रिटिकल वॉइड रेशियो। ओके। अगला है इन ए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, है ना, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में स्केम्टन्स पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर्स B बिकम्स इक्वल टू, तो किसके इक्वल वो हो जाता है? तो 1 के इक्वल हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स इज डायरेक्ट मेथड ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन। सॉइल एक्सप्लोरेशन का डायरेक्ट मेथड क्या होता है? तो ये होता है सैंपलिंग। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? सैंपलिंग, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? सैंपलिंग। अगला है द मिनिमम डेप्थ ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन बिटवीन फुटिंग शैल बी एट लीस्ट फिल इन द ब्लैंक्स विड्थ ऑफ फुटिंग। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.5 टाइम्स, यानी 1.5 गुना आपका जो है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, लिस्ट द assumptions मेड इन डिराइविंग Terzaghi's one-dimensional consolidations theory. Differentiate between primary consolidation and secondary consolidation, है ना। प्राइमरी कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन के बीच में आपको जो है डेरिवेशंस यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये मैंने, आप अगर मेरा लेक्चर देखे होंगे तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 01, ठीक है, लेक्चर नंबर
वन जो है आप यहाँ पे प्रोसीड कीजिएगा तो आपको जो है ये चीजें समझ में आ जाएगा। आपको मैंने जो है अजम्पशंस के बारे में उसी में मैंने बताया है, तो आप उसे जो है देख लीजिए। ठीक है, अगर वन में नहीं मिलता है तो टू में आप देख लीजिएगा, है ना। वन या टू मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि लेक्चर्स कई दिन पहले मैंने बनाया था। तो लेक्चर नंबर 1 या 2 दोनों में से कोई एक लेक्चर्स में आपको जो है देखने को मिल जाएगा कंसोलिडेशन वाला में। तो आपको मैंने डिफ्रेंशिएशन भी बताया है प्राइमरी कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन के बीच में, और क्या क्या अजम्पशंस होते हैं टर्जागीज वन डायमेंशनल कंसोलिडेशंस के, वो भी मैंने जो है आपको बताया है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 मीटर थिक लैबोरेटरी सॉइल सैंपल है जिसमें कंसोलिडेशन जो है 55% हो रहा है। कितना? 55% हो रहा है, यानी लेस देन कितना हो रहा है? लेस देन आपका 60% हो रहा है। कितने देर में? तो 75 सेकेंड में आपका जो है 55% कंसोलिडेशन होता है अंडर डबल ड्रेनेज कंडीशन, यानी टू वे ड्रेनेज कंडीशंस आपको जो है देखने को मिलेगा, है ना, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे पोरस प्लेट लगा हुआ है नीचे बॉटम में, और ऊपर में भी पोरस या परमिएबल प्लेट लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका ऊपर से भी निकल रहा है पानी और नीचे से भी पानी निकल रहा है। फाइंड हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा विल बी रिक्वायर्ड फॉर 8 मीटर थिक लेयर इन द फील्ड, है ना। 8 मीटर थिक लेयर है फील्ड में, टू रीच द सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, यानी टीवी इज इक्वल टू नहीं, यहां पे आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है सेम है ना, यानी यू का वैल्यू जो है 55% ही जो है आपका दिया गया है। ठीक है, तो इफ हैज ड्रेनेज फेस वन साइड ओनली, और फील्ड पे जो ड्रेनेज साइड है वो वन वे है ना। लेबोरेटरी में किए तो टू वे ड्रेनेज था, और फील्ड में कर रहे हैं तो वन वे ड्रेनेज है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी टाइम है ना, तो यहाँ पे टी फील्ड बाई टी लैब इज इक्वल टू यहाँ पे जो ड्रेनेज आपका होगा फील्ड का, है ना, तो डी का स्क्वायर फील्ड का और डी का स्क्वायर लैब का। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो टी फील्ड पे निकालना है, टी फील्ड तो निकालना ही है। टी लैब दिया गया है 75 सेकेंड, कितना दिया गया है? 75 सेकेंड दिया गया है। तो टी फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 75 गुने डी फील्ड कितना है? 8 मीटर, कितना है? 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 8 मीटर कर लेंगे, आठ का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद लैब का यहाँ पे थिकनेस कितना है? 3 मीटर। यहाँ पे देखिए 3 मीटर आपका दिया गया है। कितना दिया गया है? 3 मीटर। ठीक है, लेबोरेटरी का तो ये 3 मीटर तो दिया गया है, लेकिन ये 3 मीटर जो है ये आपका यहाँ पे करिएगा तो ये टू वे ड्रेनेज है ना, टू वे ड्रेनेज है। तो हाफ का कितना हो जाएगा? यानी डी का वैल्यू जो है H0/2 हो जाएगा, यानी 3/2 यानी 1.5। कितना हो जाएगा? 1.5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1.5। तो यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जो है आपका कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेटर में आपको जो है वैल्यू पुट करना है। तो कितना आ जाएगा? 75
75 गुने 8 का स्क्वायर और 1.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको mm में लेकर चलना पड़ेगा क्या, 1 मिनट, मीटर में है और ये सेकेंड में है। नहीं ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 21-23.33, ठीक है। ये आपका सेकंड में आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 60 से तो ये मिनट में आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको 60 से और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आवर में, तो 0.5925 आवर्स ये आपका यहाँ पे जो है आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको बना लिए। क्वेश्चंस जानने से पहले पिछला जो क्वेश्चंस मैंने बताया 2 का बी, उसमें जो लेबोरेटरी का जो थिकनेस था वो 3 मीटर मैंने जो है क्वेश्चंस में ले लिया था, लेकिन आपके जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर पेपर में आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था और लिखते समय थोड़ा ध्यान नहीं रहा था जिसके कारण से वो हो गया। तो जो कैलकुलेशंस आप करिएगा वो 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके देन उसका कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आपको जो है उसको कैलकुलेशन कीजिएगा, तब एग्जैक्ट आंसर आएगा, है ना। क्योंकि एग्जाम में कई बार इस तरीके की गलतियां होती है, माइनर मिस्टेक होता है कि हम प्रॉपर तरीके से यूनिट को नहीं देखते हैं, जिसके कारण से क्वेश्चंस बनाते तो सही है, स्टेप सही होता है, लेकिन आंसर उसका गलत आ जाता है। तो मैंने स्टेप जो बताया है वह स्टेप सही है, ठीक है, बट वही 3 मीटर मैंने क्वेश्चंस में ही ले लिया था, तो 3 मीटर को ही लेकर मैंने चला है, ठीक है। वही 3 सेंटीमीटर रहता है तो उसको मीटर में चेंज करते और उसके बाद उसका कैलकुलेशन हम लोग करते, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो कि आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया उसी से है। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द बास बोरिंग मेथड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग बोर्स, है ना। ड्रिलिंग बोर होल्स करने के लिए जो बास बोरिंग है उस मेथड को एक्सप्लेन करना है। इसके बारे में ऑलरेडी आप इतना पार्ट का अगर देखना चाहें तो इसका आप लेक्चर मॉड्यूल 4 का पार्ट 1 देख लीजिएगा, आपका ही मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यूज ऑफ अ स्प्लिट स्पून सैंपलर फॉर कलेक्टिंग सॉइल सैंपल फॉर बोर्स, है ना। क्या यूज है स्प्लिट स्पून सैंपलर का जब कलेक्ट करते हैं सॉइल सैंपल्स का, तो यूजेस स्प्लिट स्पून सैंपलर का बताना है। स्प्लिट स्पून सैंपलर जो है एक तरीके का टूल्स है, इक्विपमेंट है, जिसकी मदद से हम लोग सॉइल का सैंपल को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सॉइल के सैंपल को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं फ्रॉम बोर होल्स। कहाँ से, बोर होल से जो है उसको कलेक्ट करते हैं, जिसमें स्प्लिट बैरल ट्यूब लगा हुआ रहता है स्प्लिट स्पून सैंपलर में, जो कि कॉमन इक्विपमेंट्स आपका ये होता है फॉर कलेक्टिंग सॉइल सैंपल्स, जिसमें कटिंग एज भी आपका लगा रहता है बॉटम में, और ये 2 सेट ऑफ स्पून्स होते हैं जो कि ओपन होता है ताकि जो सॉइल सैंपल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। यूजेस के बारे में बात किया जाए तो ड्रिलिंग बोर होल में यूज किया जाता है,
बिफोर यूजिंग अ स्प्लिट स्पून सैम्पलर बोर होल को जो है ड्रिल किया जाता है एट डिज़ायर डेप्थ यूजिंग ड्रिलिंग रिग और अनदर सुटेबल मेथड, और उसके बाद बोर होल को क्लीन किया जाता है। देन उसमें जो भी अनडिस्टर्ब्ड सैंपल हमें ऑब्टेन करना रहता है वो प्राप्त करते हैं। इंसर्टिंग अ स्प्लिट स्पून सैम्पलर, जो स्प्लिट स्पून सैम्पलर होता है ये अटैच्ड होता है आपका ड्रिल स्ट्रिंग से या रॉड से, जो कि केयरफुली लोअर्ड किया जाता है इनटू बोर होल और कट करता है सोज एट बॉटम ताकि हेल्प किया जा सके पेनिट्रेटिंग सॉइल में। ड्राइविंग सैम्पलर इनटू सॉइल, जो सैम्पलर्स होता है उसका ड्राइव इन किया जाता है इनटू सॉइल बाय आइदर हैमरिंग एक्शन और वाइब्रेटरी मेथड की मदद से। ये जो एक्शंस होता है ये फोर्सेस होते हैं कटिंग सोज पे इनटू सॉइल अलाउइंग सैम्पलर्स, जो कि एडवांस फर्दर इनटू ग्राउंड आपका होता है। कलेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल्स, तो कलेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल जो है स्प्लिट स्पून सैम्पलर्स जो कि एडवांस्ड होता है इनटू द सॉइल, इट कलेक्ट्स अ सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल इनसाइड बैरल। जो स्पून्स होते हैं आर डिजाइंड टू स्प्लिट ओपन टू अलाउ द सॉइल टू इंटर द सैंपलर। जो स्पून होता है कैन बी इक्विप्ड विद लाइनर टू कीप द सॉइल सैंपलर इंटैक्ट इनटू रिट्राइवल, है ना। मतलब जनरली अगर यूजेस अगर हम लोग बात किया जाए स्प्लिट स्पून सैंपलर का, तो मेजर यूज होता है आपका सॉइल सैंपल को कलेक्ट करना, ठीक है। जनरली ये आपका यूज किया जाता है आपका फॉर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए भी, है ना। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में भी आपका यूज किया जाता है स्प्लिट स्पून सैंपलर का। इसके अलावा आपका लोड बियरिंग कैपेसिटी जो मेथड होता है कैपेबिलिटीज़ सब सरफेस का, उसके लिए। इसके अलावा आपका सैम्पलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूजेज जो है लिख सकते हो। क्वेश्चंस आपका यहाँ पे है कि सैम्पलिंग ट्यूब जिसका आउटर डायमीटर 70 mm दिया गया, कितना 70 mm दिया गया है, वॉल थिकनेस जो है 1.6 mm दिया गया है। तो एरिया रेशियो कैलकुलेट करना ट्यूब का, और जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है ना। जो रिजल्ट आपका आएगा उसके बारे में भी आपको बताना है कि भाई रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए, तो एरिया रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया रेशियो का फॉर्मूला होता है A2 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 का स्क्वायर गुने 100, या फिर D1 का D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर बाई D1 का स्क्वायर इनटू 100, ये होता है। यहाँ पे D1 क्या है? D1 जो है इनर डायमीटर, और D2 जो है आउटर डायमीटर, ठीक है। तो आउटर डायमीटर हमें जो है दिया गया है, आउटर डायमीटर कितना दिया गया है? 70 mm दिया गया है। अब इनर डायमीटर निकालना है, लेकिन वॉल थिकनेस, वॉल का जो थिकनेस है ना, यानी जो सैंपलर का, वो आपका दिया गया कितना? 1.6 mm। तो यहाँ पे 70 mm माइनस 2 गुने, क्योंकि दोनों साइड रहेगा 1.6, तो यहाँ पे आएगा 66.8 mm, ठीक। ये आपका आ जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो AR इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 70 का स्क्वायर माइनस 68.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 66.8
9.8 का स्क्वायर गुने 100। ठीक, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 9.18%। यह हम लोग कह सकते हैं कि जो एरिया रेशियो है वो लेस देन 10% है, सिंस दिस इज गुड फॉर मी एज सॉइल सैंपलिंग, है ना। क्योंकि जनरली हम लोग कहते हैं कि बहुत मतलब वेरी सेंसिटिव है तो 25% तक जा सकता है, लेकिन जनरल के लिए हमारा कितना होता है 10% होता है। तो 10% से हमारा कम होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10% से तो भाई हमारा कम ही है, तो हमारा ये अच्छा है ना। तो कमेंट भी कर दिया, तो इस तरीके से आपको निकालना था। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द नेट स्केच एनी 2 मेथड्स यूज्ड इन सॉइल एक्सप्लोरेशन। कोई भी 2 मेथड जो यूज किया जाता है सॉइल एक्सप्लोरेशन में, उसके बारे में बताना है। तो टाइप्स ऑफ बोरिंग मेथड अगर बात किया जाए तो कई सारे टाइप्स ऑफ बोरिंग मेथड मैंने बताया था। ऑगर बोरिंग बताया था, बास बोरिंग बताया था, रोटरी बोरिंग बताया था, और भी सो ऑन कई सारी मैंने बताया था। जिसमें से किसी भी 2 पे आपको जो है लिखना है। तो ऑगर बोरिंग और बास बोरिंग पे लिख दीजिएगा, उसका फिगर भी मैंने आपको बताया था। तो आप ये लेक्चर नंबर मॉड्यूल 4 पार्ट 1, ठीक है, ये देख लीजिएगा, आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चंस, तो परक्यूजन ड्रिलिंग क्या होता है ये भी मैंने बता दिया है। टाइम फैक्टर क्या होता है, तो टाइम फैक्टर का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, टीवी इज इक्वल टू CVT बाई डी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख दीजिएगा और इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा हर टर्म को। और इसका डेरिवेशन कैसे होता है वो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर CV क्या होता है, यहाँ पे CV का फॉर्मूला क्या होता है ना, वो सारी चीजें रिप्रेजेंट कर दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, मैंने आपको जब मॉड्यूल पढ़ा रहा था, मॉड्यूल नंबर 4 का, तो उसमें मैंने बोला था कि जितने भी टेस्ट है वो उसको मैंने ऑलरेडी करवाया है, बट आप लोगों का रिक्वेस्ट रहेगा तो मैं करवा दूंगा। तो यहाँ पे आपको मैंने उसमें नहीं बताया था, तो यहाँ पे मैं इसको बता दूंगा, है ना। और वीडियोस अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ना कि आपको खत्म कर देना है, वीडियो अंत तक देखना है। ठीक है, और बोर होल लॉग, इन दोनों के बारे में चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन पेनिट्रेशन टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है और बोर होल लॉग कैसे होता है। बात किया जाए कौन पेनिट्रेशन टेस्ट की, तो ये जो टेस्ट है ये आपका शॉर्ट में CPT टेस्ट कहते हैं, जो कि जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को एस्टिमेट करते हैं, है ना। सॉयल सैंपल जब कलेक्ट किया जाता है तो उसमें इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को एस्टिमेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है कौन पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। This test involved driving a specialized cone-shaped penetrometer into ground and measuring the resistance encountered as the penetrometer advanced. The data collected from this test provides valuable information for range of engineering and construction application. Following पॉइंट्स जो कि कंसिडरेबल होता है। इक्विपमेंट में अगर बात किया जाए तो प्राइमरी इक्विपमेंट जो कि यूज किया जाता है कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में वो इंक्लूडेड होता है पेनिट्रोमीटर या कोन पेनिट्रोमीटर, जो कि आपका पॉइंटेड मेटल होता है और स्टील रॉड आपका होता है विद कोन शेप्ड टिप। ये आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में कोन पेनिट्रेशन टेस्ट का एज पर ASTM D 5778 प्रोसीजर्स के अनुसार। तो ये आपका टिप है जो कि एकदम कोन शेप का होता है। एंड हाइड्रोलिक और मैकेनिकल डिवाइस होता है, या तो हाइड्रोलिक होता है या मैकेनिकल डिवाइस होता है ये आपका।
जो कि पुश किया जाता है रॉड इनटू द सॉइल, सॉइल में उसको क्या किया जाता है, पुश किया जाता है, अंदर ढकेला जाता है कि भैया चल जो, घुस जो ओकरा में, है ना। प्रोसीजर्स के बारे में बात किया जाए तो द टेस्ट इज टाइपिकली परफॉर्म्ड एट वेरियस डेप्थ। पेनिट्रोमीटर इज पुश्ड इनटू ग्राउंड एट ए कांस्टेंट रेट, जो कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, टू इंश्योर यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट डाटा कलेक्शन। एज द पेनिट्रोमीटर एडवांसेज इट रिकॉर्ड द कोन रेजिस्टेंस, जो कि फोर्स होता है रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट द सॉइल एंड फ्रिक्शन along the road surface. These measurements are taken at a regular interval, जो कि 2.5 सेंटीमीटर पे यूजुअली जो है क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उसके बाद डाटा कलेक्ट करते हैं। द डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द टेस्ट इंक्लूडिंग द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, कोन रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन along the road. These measurements are used to categorize the soil's mechanical properties and behavior under different loading condition. इंटरप्रिटेशंस, तो जो जियोलॉजिकल इंजीनियर्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं डाटा को, जो कौन पेनिट्रेशन टेस्ट से उन्होंने पाया है। और सॉइल के में हम लोग जो है सॉइल का टाइप्स कि भाई कोहेसिव सॉइल है या कोहेजन लेस सॉइल है ना, ग्रेनुलर सॉइल है या सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है। इसके अलावा बियरिंग कैपेसिटी क्या है, शियर स्ट्रेंथ क्या है, सॉइल का कौन सा लेयरिंग किया गया है, सारी चीज़ें जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं। एप्लीकेशंस के बारे में अगर बात किया जाए तो कौन पेनिट्रेशन टेस्ट जो है यूजुअली यूज किया जाता है सिविल इंजीनियर के द्वारा, जो साइट इन्वेस्टिगेशंस होता है या फिर फाउंडेशन डिज़ाइन होता है या लिक्विफैक्शन पोटेंशियल असेसमेंट होता है या कौन कॉम्पैक्शन स्टडीज़ होता है, और भी कई सारी चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब है आपका बोर होल लॉग सॉइल एक्सप्लोरेशंस में। तो देखो बोर होल लॉग जो है ये एक डिटेल्ड रिकॉर्ड प्राप्त करता है सब सरफेस कंडीशंस का, जो कि ड्रिलिंग और एक्सकेवेटिंग जब करते हैं बोर होल का, है ना, बोर होल का जब किया जाता है। इट इज़ इसेंशियल डॉक्यूमेंट इन जियो टेक्निकल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये इस तरीके का कुछ फॉर्मेट आपका यहाँ पे होता है जिसमें सारी डिटेलिंग जो है यहाँ पे आपका किया हुआ होता है। ये it provides critical information about soil or rock layers beneath the earth surface. borehole log जो है typically created किया जाता है during soil exploration, site investigation और environmental assessment के दौरान। These log help engineers and geologists make informed decisions about construction, foundation design, environmental remediations and other geotechnical and environmental projects. टाइपिकली अगर बोरहोल लॉग के बारे में अगर बात किया जाए कि उसका और क्या क्या डिस्क्राइब करता है, तो प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, बोरहोल इंफॉर्मेशन, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर लेवल, ड्रिलिंग एंड सैम्पलिंग मेथड, लिथोलॉजी, सैम्पलिंग डेप्थ इंटरवल, सैंपल रिकवरी, इन सिटू टेस्ट, सॉइल प्रॉपर्टीज़, रॉक प्रॉपर्टीज़, ग्राउंड वाटर इंफॉर्मेशन, जियो फिजिकल लॉग, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हमें पता चलता है किसमें, तो बोर होल लॉग के अंदर। डियर अब तक आपने देखा कि जो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 4 जो मैंने पढ़ाया है, इन टॉपिक से आपका कितना क्वेश्चंस आया। पार्ट 1 मतलब जो पहला क्वेश्चन था उसमें A B C D, है ना, F और G 6 क्वेश्चन, यानी 6 दूनी 12, है ना, 6 दूनी 12 क्वेश्चन, 12 नंबर आपका आ गया। तो 6 गुने 2 यानी 12 मार्क्स आपका जो है आ गया। मॉड्यूल आप 1 और 4 पढ़े हैं तो मॉड्यूल 1 + 4 पढ़े हैं तो आपका 12 मार्क्स का आ गया। 1 नंबर वाला में कितना बनाना रहता है, 7 बनाना रहता है, जिसमें 6 आपका अभी 2 ही मॉड्यूल पढ़े हैं और आपका बन जा रहा है। 2 ही मॉड्यूल पढ़े हैं और आपका क्या हो जा रहा है, बन जा रहा है। ओके, अब इसके बाद हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 का A और 2 का B, 2 का A और 2 का B, तो 14 मार्क्स आपका और आया। ठीक,
उसके बाद हमने देखा 5 का ए और 5 का बी, 5 का ए और 5 का बी, अगेन 14 मार्क्स। ठीक, उसके बाद 6 का तो अगेन 14 मार्क्स। ठीक, उसके बाद 9 का ए एफ सी डी, तो इसमें से कोई 3-4 ही बनाना रहता है, तो अगर 4 बनाना भी देगा तो यहां पे 14 नंबर आपका अगेन आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 56 मार्क्स प्लस 12 मार्क्स, यानी ऐड करेंगे तो 68 मार्क्स। सपना आपका टॉपर बनने का, टॉपर मैंने आपको बना दिया। सपना आपका टॉपर बनने का था, टॉपर मैंने बना दिया भाई। देख लो 70 में 68 नंबर आपका आ जाएगा, यही 2 मॉड्यूल अगर पढ़ लिए तो। ठीक है, मॉड्यूल 1 और 4 ही पढ़ लिए तो आपका 67 नंबर आ गया। इसमें कितना भी कट छट करेगा, है ना, थोड़ा बहुत गलती भी करोगे तो 60 नंबर तो आ ही जाएगा ना। चलो 60 भी नहीं आता है, 55 तो आएगा। चलो 55 भी नहीं आता है, 50 तो आएगा, इससे कम तो नहीं जाएगा भाई। क्योंकि अगर 2 ही मॉड्यूल अगर आप पढ़ कर जाते हो तो इतना नंबर आप ले लगकर आ जाओगे। समझ रहे हो? तो सेमेस्टर पास करने के लिए इफेक्टिव पढ़ाई करो। जो दुनिया कर रहा है उसका टेंशन ना लो कि वो क्या कर रहा है, कौन सा टॉपिक पढ़ रहा है, ये नहीं पढ़ रहा, वो नहीं पढ़। आप वो टॉपिक पढ़ो जिससे आप कंफर्टेबल हो और उससे आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेंड कर सको। ठीक है, मैंने भी अपने टाइम में ऐसा ही किया था, मैं भी लगभग 50-55 के आसपास ही नंबर मैंने भी स्कोर किया है। ठीक है, तो इफेक्टिव तरीके से पढ़ो यार, मॉड्यूल ज्यादा नहीं है सेमेस्टर पास करने के लिए। बाकी अपना अदर चीज पे फोकस करो ना, क्योंकि ज्यादा टाइम इस पे क्यों देना, सेमेस्टर पास करने के लिए ज्यादा टाइम क्यों देना, अदर चीज पे फोकस करो। अदर सब्जेक्ट्स और भी हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका कोर पेपर है। और इसी से आपका जो गेट एग्जाम्स होता है उसमें लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो आप सवाल को पूरा पढ़ो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा नहीं पढ़ो, लेकिन एग्जाम ड्यूरेशन में, एग्जाम टाइम में 2 मॉड्यूल पे या किसी चलो 2 मॉड्यूल नहीं आप करते हो, 1 मॉड्यूल और ज्यादा बढ़ा देते हो, तो 3 मॉड्यूल पे फोकस करो और उस चीज को इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि उससे किसी तरीके का भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम में अगर अच्छा नंबर लाना है तो, क्योंकि पूरा मॉड्यूल आप पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेमेस्टर में क्विक रिवीजन करके अगर कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिव कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा है ना, वो ज्यादा इफेक्टिव आपके लिए होगा। ओके, तो मैंने तो बता दिया भाई आपको कितना नंबर ला सकते हो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो, और आपके सामने प्रूफ करके मैंने दिखा दिया कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और कितना बेसिक तरीके से आपका बनता है, ज्यादा डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी लोग मरे पड़े होते हैं कि भाई हमको पेज भरना है, एग्जाम में क्या करना है, पेज भरना है। तुम देखो ना, इतना क्वेश्चंस बनाया है, इतना क्वेश्चंस में तुम ज्यादा से ज्यादा कितना पेज तक लिखोगे बताओ। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने बताया, जो कि 68 नंबर यहाँ पे आ जा रहा है आपका, चलो 60 नंबर में ही कितना पेज लिखोगे, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 पेज है, 10 से 12 पेज, इससे ज्यादा तो नहीं लिखाएगा, इससे ज्यादा नहीं लिखाएगा। यानी 5 पेज आपको ऐसा ही पहले एक्स्ट्रा दिया हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद 10 पेज या 12 पेज कर लो, यानी 17 है ना, 15 से 17 पेज, इससे ज्यादा नहीं जाता है यार। अब इसमें तुम कितना कैलकुलेशन करोगे, क्या कैलकुलेशन करोगे बताओ, इसमें और कुछ करोगे क्या? हाँ, ये जो कमेंट करना है रिजल्ट पे, इसी में थोड़ा बहुत और पॉइंट जोड़ सकते हो, इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट और जोड़ सकते हो, बाकी बनाना तो यही इतना ही पॉइंट्स है, इससे ज्यादा कुछ है? ज्यादा से ज्यादा तुम करोगे तो जो सैंपलिंग ट्यूब का जो फिगर होता है ना, लाइन डायग्राम होता है, लाइन डायग्राम बना दोगे। तो पेज
भरने के ऊपर विश्वास मत रखो, ठीक है। आप लोग जो उम्मीद रखते हो कि पेज भर देंगे तो नंबर ज्यादा मिल जाएगा, पेज भरने से नंबर नहीं मिलता है यार, पेज भरने से नंबर नहीं मिलता है, सही चीज लिखने से नंबर मिलता है। जो क्वेश्चन पूछा गया है उस चीज को लिखो, वो चीज आप लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, फाउंडेशन इंजीनियरिंग का मेरा एग्जाम था। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में मैं थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ही कम लिखा था, 2 न्यूमेरिकल या 3 न्यूमेरिकल मैंने बनाया था, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत लाइन डायग्राम बनाकर टॉप चीजों को मैंने समझा दिया, उसमें ही अच्छा खासा नंबर मिल गया। तो टॉपिक को समझो, रट्टा मत मारो, रट्टा जहां पे मारनी है उसको मारो। जैसे नेट स्केच चल रहे हैं, स्केच को तुम रट्टा कैसे मारोगे, उसको तो प्रैक्टिस करोगे ना, लाइन डायग्राम बना बनाकर 2-3 बार ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में अट जाएगा कि अच्छा लाइन डायग्राम इसी से बनाना था। भारत का नक्शा तुमको बनाने में आपका टाइम क्यों नहीं लगता है ना, इस तरीके से करते हो ना। इस तरीके से मान लिया कि करते हो, तो ये इस तरीके से बन गया कि भाई भारत का नक्शा हो गया। मेरा उतना अच्छा नहीं है अभी, मैं मानता हूं, लेकिन इसी तरीके से करते हो। तो लाइन डायग्राम ज्यादा कुछ नहीं है, लाइन डायग्राम से ये इंडिकेट करो कि कौन सा लोकेशंस कहां पे है और उसका मतलब क्या होता है। ज्यादा एक्यूरेसी की ओर मत भागो, लाइन डायग्राम बस रिप्रेजेंट करने के लिए, भाई हमको पता है कि ये फिगर इस तरीके का होता है और इसका पार्ट यहाँ पे इस चीज को ये कहते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, सेमेस्टर पास करना बहुत इजी है, लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं क्या रहता है कि भाई नहीं होगा, बहुत हार्ड है, ये है वो है। हाँ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो घुमा देने वाला रहता है, लेकिन आप उस चीज पे फोकस करो ना जो आपको आता है। जो नहीं आता आपको उस चीज पे फोकस करने जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको समझने में। ऐसा तो नहीं है कि वो चीज नहीं समझ में आएगा, आएगा समझ में, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन था ये आपको समझ में आया हो, और अपने दोस्तों के साथ इस चीज को जरूर शेयर करो ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके और अपने दोस्तों के साथ इसे जो है शेयर कर सके। और नोट्स चाहिए तो नोट्स तो आपको मैंने बता ही दिया कि अपने जो इंजीनियर प्लस ऐप है उस पर मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाकर जो है चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो नोट्स है वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर प्लस ऐप के अंदर ही आप पढ़ पाइएगा, आप कोशिश कीजिएगा प्रिंट आउट करवाने का, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप मोबाइल में ही पढ़ना चाहते हैं नोट्स लेकर तो आप वहां पे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड मॉड्यूल 2 भी मैंने जो है आपको स्टार्ट कर दिया है ना। आपने 1-2 लेक्चर्स देखा होगा मॉड्यूल 2 का, तो वो जैसे मॉड्यूल 2 कंप्लीट होता है उसका भी कौन कौन सा क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में PYQ में पूछे गए हैं, वो आप लोगों को इसी तरीके से मैं एनालाइज करूंगा और उससे भी मैं बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आप बना सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।